सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। नया टॉपिक देखते हैं। सेम यूनिट है, बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो स्ट्रैटेजिकली रेलिवेंट कंपोनेंट्स कौन से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, उनको एनालाइज करना, एनवायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना और उसके कंपोनेंट्स देखने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर मुझे XYZ किसी कंपनी को लॉन्च करना है तो उस कंपनी को लॉन्च करने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है मेरे पास कि किस वे से उसको लॉन्च करना है, कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। वेयर एज जहां पे पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ वहां पे कुछ नेगेटिव भी तो आ सकता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज कंपनीज मस्ट डू ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू बी सक्सेसफुल। देखो, एनालिसिस की बात हो रही है। एनालिसिस जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसको आपको करते ही रहना पड़ेगा। क्या मेरी कंपनी इस टाइम के ऊपर बेटर परफॉर्म कर रही है? चेक इट आफ्टर 1 मंथ। क्या मेरी कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट आया, कुछ प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आया? अगेन चेक इट। सो कीप ऑन चेकिंग। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको रोकना नहीं है। अगर रोक लोगे इस प्रोसेस को तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या होगा? थ्रेट आएगा कंपनी को। ठीक है, लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप ऐसी चीज। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, कंपनीज विच इग्नोर continuous basis analysis तो they can face disastrous result in those cases। तो ऐसा नहीं करना, continuous आपको एनालिसिस करते रहना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कुछ टेलीविजन कंपनीज थी हमारी, जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, वेस्टर्न है, वेस्टर्न थी और क्राउन थी। उन्होंने अपने आप को, कंपनी को बेच दिया बड़ी कंपनीज को जो थी ओनिडा और वीडियोकॉन। ठीक है, तो वो क्यों बेचा गया? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस एनालिसिस ही नहीं कर पाए इस चीज का। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में था उस टाइम के ऊपर कि ये कंपनीज जो है वो बिक गई। राइट। सो अब आते हैं इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स पे। तो कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं? देखो, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर हमारा एनालिसिस डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहले है पॉलिटिकल फैक्टर। क्या हो सकता है पॉलिटिकल फैक्टर? पॉलिटिकल फैक्टर जिसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब एक रिलायंस की एग्जांपल ले लें या फिर किसी की भी एग्जांपल ले लें, कोई ऐसा प्रोडक्ट, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट की सपोर्ट है उसके साथ, वो कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, अगर सपोर्ट हट गई कंपनी से, ऑब्वियसली वो कंपनी खतरे में जाएगी ही जाएगी। और गवर्नमेंट भी किसको सपोर्ट करेगी? ऑब्वियसली जो एक अच्छी फर्म है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें ला के देती है, उसी को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है और वही कंपनी सक्सेसफुल भी रहती है मार्केट में। तो पहला है पॉलिटिकल फैक्टर। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल फैक्टर इंटरनल हो कंट्री में, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात हो रही है तो लेट्स से इंडिया में ही हमें बिजनेस करना है, कोई कंपनी खोलनी है XYZ। पॉलिटिकल फैक्टर में अगर लेट्स से, हाँ एक एग्जांपल है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। राइट। अगर उनके रिलेशन अच्छे नहीं है तो क्या कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर भी, क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जिसके कारण कुछ अगर पार्ट्स पाकिस्तान से आने हैं, इंपोर्ट होने हैं पाकिस्तान से, वो हम नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर नहीं कर पाएंगे तो वही पार्ट्स हमें हो सकता है किसी और कंट्री से ज्यादा रेट्स पे लेने पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। तो पॉलिटिकल मतलब नुकसान फेस करना पड़ सकता है किसी भी कंट्री को अगर आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं है तो। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो, इकोनॉमी पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अब अगर मैं GDP की बात करूं, अगर मार्केट बहुत अच्छे वे से चल रही है तो इट्स फाइन, इन्वेस्टमेंट करो। अगर मार्केट अच्छी नहीं चल रही, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, लेट्स से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन होने के कारण हर एक प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। अगर हर एक प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी तो वो मार्केट में कम बिकेगा।
ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है वो वाइटल रोल प्ले करेगा इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। देखो सोशियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, सोसाइटी, ठीक है। अब सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारी सोसाइटी आती है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारी जो सोसाइटी है उसकी डिमांड क्या है, राइट। सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी किस तरह की चीजें चाहती है, तो उसी तरह की जो है हम मैन्युफैक्चरिंग जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही करें। देन आता है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंट्रोल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंट्रोल। यहाँ पे हमारे पास ना मॉनिटरी पॉलिसी आती है, फिजिकल पॉलिसी आती है, फिजिकल पॉलिसी आती है। मॉनिटरी पॉलिसी में आता है बैंक रेट क्या है, क्रेडिट कंट्रोल क्या है, तो इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि मुझे अपनी कंपनी को सरवाइव करवाना है या नहीं, ठीक है। बैंक रेट, क्योंकि लोन भी तो लेना पड़ सकता है, तो मॉनिटरी गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। फिजिकल के ऊपर टैक्सेस कितने लग रहे हैं मेरे स्टेट में, वहां पे इन्वेस्ट करूं ना करूं। फिजिकल इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कुछ रूल्स, कुछ कंट्रोल रहते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को मुझे काउंट करके चलना पड़ता है। दीज आर अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंट्रोल। द टेक्नोलॉजी, क्या मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ? टेक्नोलॉजी तो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना, है ना, वो भी बहुत जरूरी है। देन कंपटीशन, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा लाइक, तो उस कंपटीशन में न्यू कंपनी के लिए सरवाइव करना भी तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन फैक्टर्स को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरमीडियरीज में क्या आता है, जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो बेसिकली हमारे जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, और जो एंड यूजर, मेरे जैसा जो यूजर है, तो उनके बीच में लिंक रखता है, ठीक है। सो आप इनको बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर से सप्लायर, सप्लायर से एंड यूजर, तो सप्लायर इज योर इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो अभी सप्लायर्स की बात करते हैं। सप्लायर क्या है, प्रोड्यूसर से होलसेलर एंड समथिंग, ठीक है। तो होलसेलर से आगे यूजर, एंड यूजर तक पहुंचना प्रोडक्ट, होलसेलर से मार्केट, मार्केट में एंड यूजर तक पहुंचना, ठीक है। तो वो क्या हो गए, इंटरमीडियरीज। अब सप्लायर क्या है, देखो अब सप्लायर के केस में क्या होता है, जिसने आपको सामान देना है उसके ऊपर भी, वो भी तो एक एनवायरनमेंट का ही फैक्टर है कि जो वो सामान दे रहा है। अब उस केस में दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो बायर जो है, जो जिसने खरीदना है सप्लायर से, वो ज्यादा पावरफुल है बायर, या फिर क्या है, सप्लायर ज्यादा पावरफुल है। किस किस कॉन्टेक्स्ट में पावरफुल है, बार्गेनिंग करने में। देखो बायर कब बार्गेन कर सकता है, बायर तभी बार्गेन कर सकता है जब उसे पता है कि सप्लायर के पास लिमिटेड ही कंपनीज हैं, है ना, लिमिटेड बंदों के साथ ही सप्लायर काम करता है। तो उस केस में जो है हमारा बायर ज्यादा स्ट्रांग होगा। सप्लायर किस केस में ज्यादा पावरफुल होगा, सप्लायर उस केस में ज्यादा पावरफुल हो सकता है जहां पे उसको पता है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, बायर को उसके अलावा और कहीं से वो प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, या फिर उसके लिए शिफ्ट करने की कॉस्ट, किसी और सप्लायर पे शिफ्ट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। उस केस में भी आपका सप्लायर ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा बार्गेनिंग वो कर पाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक टिपिकल मार्केट सिस्टम देख लें क्या होता है हमारा। तो आप इसको डायग्राम को भी बना सकते हो, जहां पे प्रोड्यूसर जो है वो किसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके मार्केट में प्रोडक्ट अपना लॉन्च करेगा, ठीक है। तो सप्लायर से उसने सामान लिया, प्रोड्यूसर ने स्ट्रैटेजी लगाई, चैनल सप्लाई के थ्रू मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इस मार्केट से एंड यूजर ने उसको यूज किया। लेकिन ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन से कर रहे हैं, ये फैक्टर्स। देखो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें सोशल फैक्टर्स काउंट कर जाते हैं, है ना, इंटरमीडियरीज, कंपटीशन, टेक्नोलॉजीज, तो ये सारी चीजें जो है हमारी इस केस में काम करेंगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्री एनालिसिस पे। पहले तो इंडस्ट्री होती क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ फर्म्स है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फर्म्स है। जैसे हम कहते हैं स्टील इंडस्ट्री, तो स्टील इंडस्ट्री, लेट्स से मानव स्टील इंडस्ट्री, तो मानव स्टील इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, जो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, अब लेट्स से वो स्टील बनाता है, स्टील में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आगे आते हैं, ठीक है। तो
सारे स्टील के प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरे, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो जो इंडस्ट्री होगी वो एक ही तरह के विच आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, है ना, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स को बनाएगी। इसमें ग्रुप ऑफ फर्म्स, छोटी छोटी फर्म्स जो है वो काम करेंगी ताकि वो प्रोडक्ट को बना सके विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे एचपी और डेल है, एचपी और डेल है, उन्होंने सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर फोकस किया, इंडस्ट्री में उन्होंने सिर्फ डेस्कटॉप पे फोकस किया, जबकि आईबीएम जो थी वो सिर्फ लैपटॉप्स के ऊपर फोकस कर रही थी। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो वो दोनों क्या है, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में एचपी आ गया, डेल आ गया, काम हम डेस्कटॉप का भी कर रहे हैं, काम हम लैपटॉप का भी कर रहे हैं, तो बोथ आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, लैपटॉप एंड कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है। तो इंडस्ट्री therefore sets product boundaries based on its technology, resources and capabilities। तो इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट की एक बाउंड्री सेट कर देती है कि मुझे इसी चीज के पे काम करना है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा था कि एचपी और डेल ने फिक्स कर लिया कि मैंने डेस्कटॉप पे ही काम करना है ज्यादा, तो मेरा एक बाउंड्री है दैट इज डेस्कटॉप, और आईबीएम की एक बाउंड्री है दैट इज लैपटॉप, ठीक है। हालांकि वो दूसरे के साथ भी काम करते हैं, लेकिन एक उनका फोकस रहता है, एक पे उनकी ज्यादा प्रमोशन रहती है। कि जैसे मैं बात करता हूँ कि आज की डेट में अगर लैपटॉप लेने जाना है तो एचपी डेल ही ज्यादा काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट, इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हमारे पास आती है। देखो सबसे पहली इंडस्ट्री है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, देन है इमर्जिंग, मेच्योर इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री और ग्लोबल इंडस्ट्री। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स होते हैं हमारे, या सो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स होते हैं, और यहाँ पे कोई भी सिंगल कंपनी का बहुत ज्यादा शेयर नहीं होता। तो सिंगल कंपनी का शेयर नहीं होना, लेकिन स्मॉल और मीडियम यूनिट्स के साथ ये काम करते हैं, उनको हम फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो जो है आपकी इंडस्ट्री डिवाइड की गई है, जिसमें एक कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा शेयर नहीं लेके चलता, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आती है इमर्जिंग इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो अभी अभी न्यूली लॉन्च हुई है, इमर्ज हो रही है, तो अभी न्यूली जो है वो लॉन्च हुई है मार्केट के अंदर। जैसे मैं बात करता हूँ कि लेट्स से कोई कंपनी है, लेट्स से ओला एक कंपनी है जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो ओला की एग्जांपल लेते हैं। ओला की एग्जांपल ले तो जब ये नया नया ओला आया था तो किसी को थोड़ा ना पता था कि ओला कंपनी आई है, ठीक है। तो इसकी इमर्जिंग की एक ना रहता है कि जो भी कंपनी आती है ना वो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में हिडन रहती है, पता ही नहीं लगता लोगों को, लेकिन जैसे जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी वो मार्केट में आपके सामने आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बोल लो, या इसका एक पॉइंट रहता है ये जो हमें याद रखना है कि इनिशियल स्टेज पे हिडन है, देन ये मार्केट में धीरे धीरे ग्रो करती है। अब इसके अंदर ना हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है मेरी इमर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर। टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी मतलब टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे है, तो इतना ज्यादा मैन पावर भी नहीं होगी, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी, हो सकता है वो कुछ अच्छी फॉर्मुलेट ना कर पाए स्ट्रेटेजी, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली छोटी इंडस्ट्री है, छोटे से काम शुरू करेगी, एकदम से तो बड़ा काम शुरू कर नहीं देगी, तो छोटी चीज से काम शुरू करेगी, तो इनिशियली उसको अपनी कॉस्ट को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। स्टीप कॉस्ट रिडक्शन, धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे वो अपनी जो कॉस्ट है उसकी जो डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। देन फर्स्ट टाइम बायर, उसके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे वो फर्स्ट टाइम बायर्स ही होंगे, है ना, तो उनको रिटेन करना बहुत बड़ा काम है, तो ये भी एक तरह से चैलेंज है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जिसकी बात हो रही है। शॉर्ट टर्म होरिजॉन, थोड़े टाइम के लिए जो है उसके पास टाइम होता है कि उसे अपना नाम कमाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर डिफरेंट जो हमारे पास फैक्टर्स बोल सकते हो आप रहते हैं, या फिर
हमारे जो चैलेंजेस रहते हैं इस केस में इमर्जिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आता है मैच्योर इंडस्ट्री। मैच्योर कौन सी होती है? जो स्टेबल, जिसकी स्टेबल ग्रोथ हो गई होती है, अब वो बहुत देर से काम कर रही है, फुल एक्सपीरियंस्ड है, एक पीक पे आके खड़ी है इंडस्ट्री। जैसे मैं आज की डेट में बात करूं, इन्फोसिस, टीसीएस, ये पीक पे हैं इस टाइम पे। अब इनके लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है? इनके लिए ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेरे कॉम्पिटिटिव जो है मेरे से आगे ना निकल जाए, कॉम्पिटिटर्स मेरे, है ना, राइवल्स जो है मेरे से आगे नहीं निकलने चाहिए। तो उसके लिए उनको स्ट्रॉन्ग कोई स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। दैट इज इन केस ऑफ मैच्योर इंडस्ट्री। देन आता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब जो गिर रही है, जो नेगेटिव जा रही है, मतलब उसके जो सेल्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो उनको हम डिक्लाइनिंग बोलेंगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपके पहले, आज के से बहुत देर पहले ऑयल बेस्ड सोप्स आते थे, ठीक है, कपड़े धोने के लिए बोल सकते हो, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया डिटर्जेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो जितने भी आपके अभी डिटर्जेंट्स आ रहे हैं उन्होंने सोप्स को रिप्लेस ही कर दिया टोटली, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपकी जो डिक्लाइनिंग स्टेज है वो आ गई आपकी सोप्स की, ठीक है। देन आता है ग्लोबल इंडस्ट्री। ग्लोबल इंडस्ट्री होती है जो गुड स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेट करके चलते हैं, गुड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं और वर्ल्ड वाइड वो जो स्ट्रैटेजी है फॉलो की जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ, आईबीएम ने अपना नाम ना ही सिर्फ इंडिया में कमाया, उसने अपनी मार्केट को यूएसए में बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर दिया, उसने अपनी मार्केट को लेट्स से कनाडा में बहुत अच्छा किया। तो इसका मतलब है कि ग्लोबली वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ग्लोबल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जो ग्लोबली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ग्लोबली अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं लोगों को। सो दैट्स ऑल अबाउट योर इंडस्ट्री टाइप्स और एनालिसिस ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहां पे हमने फैक्टर्स, कंपोनेंट्स भी पढ़े इसके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टेक केयर।